वेलकम बैक। आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग मेरा चैनल को इसी तरह प्यार देते रहिए। मैं आपके लिए लेके जो आ रहा हूँ सीरीज, उसको कंटिन्यू इसी तरह बनाए रखता हूँ। देखिए, सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरी होगी क्वेश्चन प्रैक्टिस की, और वह क्वेश्चन अगर ऑथेंटिक क्वेश्चन मिल जाए और साथ में ऑथेंटिक आंसर भी आपको मिल जाए, ऑफिशियल आंसर आपको मिल जाए, तो फिर क्या बात है, फिर तो लाजवाब हो जाएगा, फिर मज़ा आ जाएगा। क्योंकि ऑथेंटिक क्वेश्चन करने का सबसे बड़ी यह फ़ायदा होती है कि आपसे भी इसी टाइप का सवाल पूछेगा। सीटेट ही ऐसा एग्जाम है जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट करता है। इसीलिए आप लोग को बार बार हम बोलते हैं कि आप लोग निश्चित रूप से जो है क्वेश्चन का जो है ना प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन का जो आप लोग जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, खास करके वह क्वेश्चन जो आपके ऑनलाइन बोर्ड में जो पूछा गया है, उस क्वेश्चन का जरूर से जरूर प्रैक्टिस कीजिए। सारा क्वेश्चन लगा जाइए, सारा क्वेश्चन 150 का 150 हर शिफ्ट का क्वेश्चन आप लगा दीजिए, और तब देखिए आप अपना आंकिए कि मेरा कितना मार्क्स आ रहा है। तभी आपको सही और सही का बिल्कुल पता चलेगा कि हमारी क्या क्षमता है। चलिए, उसी कड़ी में आपके लिए 3 जनवरी का क्वेश्चन लेके आए एनवायरमेंटल साइंस का। इससे पहले अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा देख लीजिए, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है आप लोगों के लिए, और वहां से आप वीडियो मिले तो आराम से देख करके उसको लगा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपको इसमें क्वालिटी कम आ रहा है ना, तो आप पहले क्वालिटी में जाइए, सेटिंग में जाकर के अपने क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। वीडियो क्वालिटी 360 पर कर लीजिए, आराम से अच्छा आपका क्वालिटी देखने को यहाँ पर मिलेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन ही आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है। यानी जो आगे का दांत होता है वह पूरी जिंदगी उसका बढ़ता ही रहता है। ऐसा कौन सा जानवर है? तो यह जानवर जो होगा, यह जानवर आपका बिल्ली होगा? नहीं, बिल्कुल गलत है। गिलहरी होगा। हाँ, बिल्कुल गिलहरी। आप देखे होंगे गिलहरी जो पेड़ पर चढ़ता है, पेड़ पर रहता है ना। गिलहरी का दांत, आगे का दांत जो कुतरने का काम करता है, वह बढ़ता ही रहता है। सांप का तो सवाल ही नहीं है, और बाघ का भी तो सवाल ही नहीं है। तो काट दिए। इसमें तो कॉमन सेंस लगा के भी आप बना सकते थे। बिल्ली का बढ़ता नहीं है, सांप का तो कभी जिंदगी भर नहीं बढ़ेगा, बाघ का तो सवाल ही नहीं है, तो ये काट दिए। तो गिलहरी आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर निकल के सामने आ गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा आपके सामने क्वेश्चंस। पर देखिए, क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश कीजिए। मधुमक्खी के बारे में आपसे पूछा गया है। इसमें मधुमक्खी के बारे में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं पहचानिए। इसमें सबसे पहले जो है ना, आप विशेषता में इस तरह का सवाल में टिक लगा लिया कीजिए, कौन सही होगा कौन गलत होगा, फिर ऑप्शन पर आइए। तो केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, बिल्कुल सही है। जो रानी मक्खी होती है, इसमें 3 तरह की मक्खी ही पाया जाता है। मधुमक्खी के जो छत्ता होता है, जो कॉलोनी होता है, उसमें 3 तरह की मक्खी पाया जाता है। पहला मक्खी आपका रानी मधुमक्खी, दूसरा मधुमक्खी आपका श्रमिक मधुमक्खी, और तीसरा आपका होता है नर मधुमक्खी। और कोई मक्खी नहीं पाया जाता है। तो इसमें रानी मधुमक्खी जो होती है वो अंडे देने के काम करती है, वो अंडे सेती है और बच्चे देने के काम करती है, अंडे देती है। तो उसके बाद दूसरा है नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कार्यकर्ता के रूप में जो कंद जो चूस करके रस जो है ना, मकरंद चूस करके जो फूल से लाता है, वह श्रमिक मधुमक्खी लेके आता है। वही सबसे ज्यादा काम भी करता है, देखभाल भी करता है। नर मधुमक्खी तो सिर्फ और सिर्फ बैठ के ही रहता है, समझिए वह कोई काम नहीं करता है, सिर्फ बैठ के ही रहता है। और सभी मादा मधुमक्खी अंडे देती है, ये तो मादा तो होता ही नहीं है। केवल रानी मधुमक्खी होती है, नर मधुमक्खी होती है और श्रमिक मधुमक्खी होती है। तो ये तो कट गया। कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह से आपका सही क्या हो गया जी? ए, बी और डी। तो ए, बी और डी जहां भी ऑप्शन है उसको ढूंढिए और टिक लगा दीजिए। ए, बी और डी नंबर 3 में आपका आंसर है। तो यही आपका सही और सटीक आंसर होगा। तो इस तरह से हम इस सब क्वेश्चन को बना सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। अगला क्वेश्चन है कि वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह कानून बनाया गया है, यह एक्ट लिया गया है। यह एक्ट कहां से लिया गया है कि जो व्यक्ति 25 वर्ष से जंगल में रह रहा है ना, तो उनका जो है भूमि पर भी अधिकार हो जाएगा और वन पर भी अधिकार हो जाएगा, और उसमें जो खनन निकलेगा ना उस पर भी उसका अधिकार होगा। तो यह एक्ट लिया गया है, वन एक्ट अधिकार अधिनियम 2007 से लिया गया है। यह नया एक्ट अधिनियम है, 2007
पास से लिया गया है, ये सब तो कट ही जाएगा। ये तो तथ्यात्मक ज्ञान है, आपको रखना ही पड़ेगा, और ये एनसीईआरटी के 3 to 5 के से आपसे पूछा गया है। चलिए, झूम खेती के बारे हर साल सवाल आता है, इसलिए झूम खेती आपको जरूर से जरूर अच्छा से पढ़ लेना चाहिए। ये झूम खेती क्या है? तो झूम खेती है एक जैव खेती, बिल्कुल नहीं। काट और दग्ध खेती, हाँ ये हो सकता है, काट और दग्ध खेती हो सकता है। कीटनाशकों का सीमित उद्योग, बिल्कुल नहीं। रासायनिक खाद का सीमित उद्योग, ये तो सवाल ही नहीं है। तो काट और दग्ध उद्योग, बर्न एंड फ्लेश, इसको इंग्लिश में कहते हैं बर्न मतलब जलाओ, एंड फ्लेश, और उसके फ्लेश से जो उसके राख होता है उससे हम जब खेती करते हैं उसे बर्न एंड फ्लेश खेती कहते हैं। या झूम खेती को आपको स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है, तो कई नाम से जाना जाता है। यह पूर्वोत्तर के इलाके में किया जाता है सबसे अधिक खेती, है ना, मिजोरम मणिपुर वाला इलाके में किया जाता है। तो काट और दग्ध खेती हिंदी में इसका यही होगा आंसर, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, और आगे आपका क्वेश्चन है रोनाल्ड रोस से पूछा गया है कि रोनाल्ड रोस को 1902 में चिकित्सा में के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार खाली जगह शोध करने के लिए मिला। तो रोनाल्ड रोस, कहीं पर पूछता है कि रोनाल्ड रोस ने किसकी खोज किया, या मलेरिया को मच्छर की को मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है, मादा एनोफिलीज का खोज किसने किया है? तो ये रोनाल्ड रोस ने किया है। तो इसी को दूसरा से घुमा फिरा के आपसे पूछा जाता है, इसलिए आप अच्छे तरह से इसको जान लीजिए कि रोनाल्ड रोस 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, और उसको मिला है मलेरिया मच्छर से फैलने वाले रोग के कारण। जो मलेरिया जो फैलता है वह रोग जो होता है मच्छर से फैलता है, यह बात सर्वप्रथम किसने पता लगाया? रोनाल्ड रोस ने 1902 में पता लगाया, और उसको नोबेल भी मिला। तो यही आपका सही और सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिनकोना पेड़। देखिए, आप कभी कहीं पूछ लेगा आपसे कि सिनकोना किस पेड़ से मलेरिया का रोग का उपचार होता है, तो यही क्वेश्चन 2 बन सकता है आपका कि सिनकोना पेड़ है ना, किस भाग का उपयोग मलेरिया उपचार के लिए किया जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि मलेरिया उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिनकोना का पेड़ का उपयोग किया जाता है। या इससे ऐसे घुमा के भी सवाल पूछा जा सकता है, और आपसे ये भी पूछ लिया है कि सिनकोना का पेड़ का जो होती है वह किसका पत्ता का प्रयोग करके मलेरिया के उपचार का रोग दवाई बनती है, या छाल का, या बीज का। तो बस यही है। तो इसका छाल का उपयोग करके हम लोग जो है ना, हम लोग क्या बनाने वाला जो कंपनी होती है वह इसका छाल का उपयोग करके सिनकोना का मलेरिया के उपचार के लिए दवाई बनाता है। तो ये आपका सही नंबर क्या हो जाएगा जी? 2 नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये देखिए आपके सामने है। सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है। जो सांप के अंदर अग्रभाग में 2 दांत होती है, जो जहरीली दांत होती है, जो कटने से वह आपको क्या होगा जी, उससे आपका पूरा शरीर में जहर फैल जाता है। तो उसे क्या कहेंगे? यहां पर कॉमन सेंस लगाइए कि जहरीली दांत है तो क्या होगा? विष होगा। विष और जहर दोनों एक ही पर्यायवाची शब्द है। तो विष दंत, दंत मतलब होता है दांत, और विष मतलब होता है विष, जहर। तो जहरीली दांत को विष दंत कहा जाता है, जो सांप के अग्रभाग में पाया जाता है, और उसको जैसे ही वह काटता है पूरा शरीर में जो है जहर फैलने लग जाता है। तो यह आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? यह पूछा है कि जहरीला नहीं है। यही आपसे पूछ सकता था कि कौन सा जहरीला है, या दोनों तरह से सवाल आपसे बन सकता है। इसीलिए यही सवाल आप देख लीजिए कि कौन सा जहरीला नहीं है पूछा। तो दुबोइया वसल वाइपर, ये दुबोइया सांप जो होता है ये जहरीली होती है, तो ये कट गया। अफाई क्रकच सल्की वाइपर, ये भी जहरीली होती है, तो ये भी कट गया। भारतीय सेल अजगर, अजगर कहीं भी जहरीली नहीं होती, जैसे पाइथन का नाम से भी जाना जाता है, तो यह जहरीली नहीं होती है। इसलिए आप देखते हैं मोटा मोटा अजगर आपको मिल जाएगा, गांव में भी मिल जाता है, लेकिन किसी को काटता नहीं है, यह जहरीली नहीं होता है। यह सांप भारतीय सेल अजगर, ये ना पकड़ के उसको जकड़ सकता है यह सांप, और उससे उसको जान ले सकता है, लेकिन जहरीली नहीं होता है। यह काट के किसी को जान नहीं ले सकता, इसके दांत में उतना जहर नहीं पाया जाता है। तो ये हो गया। करेत में तो बहुत ज्यादा विषधर होता है, ये तो पूरा विषधरे है, इसलिए काट ही दीजिए इसको। यही आपका भारत में सब मिलने वाला सांप का प्रकार भी है। इससे भी पूछा जा सकता है कि भारत में निम्नलिखित में कौन कौन मिलने वाला सांप का प्रकार, तो यही है दुबोइया, अफाई, भारतीय सेल अजगर, जैसे पाइथन कहते हैं, और कैरेत। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, और इसमें याद रखिएगा कि अजगर जो है वह जहरीला नहीं होता है, बाकी सब जहरीला सांप है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्मी कंपोस्टिंग, जो खाद को गला सड़ा करके जो बनाया जाता है कंपोस्ट, उसे वर्मिंग कंपोस्ट कहते हैं।
इस विधि में जिसमें खाद बनाने में खाली जगह उपयोग होता है, किसका उपयोग होता है जी? तो आप लोग जानते हैं कि खाद को जब सड़ा गला दिया जाता है उसमें एक विशेष प्रकार का जो है ना जीव छोड़ा जाता है जिसे केंचुआ कहते हैं। वह केंचुआ उसमें जो है ना रिप्रोडक्शन करके उसको खा खा के भुर्रीदार बना देता है और उससे वह बिल्कुल खाद बन जाता है। तो वह केंचुआ हो गया जो किसानों का मित्र भी कहा जाता है। तो ये आपका सवाल बिल्कुल सही हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे आपका क्वेश्चन है पश्मीना ऊन के बारे में पूछा है कि पश्मीना ऊन जो होती है वह जानवर से मिलती है। कौन जानवर से पश्मीना ऊन मिलता है? तो सबसे पहले जानिए कि पश्मीना ऊन जो ऊन होती है वह जम्मू कश्मीर कश्मीरी में जो एक विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है जी? आप लोग मार दिए होंगे भेड़, लेकिन भेड़ नहीं होता है। ऊन तो बनता है भेड़ से, लेकिन पश्मीना जो ऊन होती है उसके लिए आपको वह एक विशेष प्रकार की बकरी होती है जिसे पश्मीना बकरी कहते हैं। ये अंग्रेज ने ही इसका पता लगाया था सर्वप्रथम, जिसे पश्मीना बकरी कहते हैं। उनसे ही यह पश्मीना ऊन बनता है। बहुत एक ग्रेड के ऊन होता है, सिल्क होता है, यह समझे। तो ये पश्मीना होता है जो भारत और नेपाल के जो सीमा उपरत इलाका जो होता है वह जम्मू कश्मीर के एरिया का, उधर लद्दाख के एरिया का खास करके वहाँ पर आपको यह मिलेगा। तो ये हो गया आंसर आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे आपका क्वेश्चन है कि अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से फैलती है। अधूरा जला हुआ जो जीवाश्मी ईंधन से जो धुआं निकलता है वह कौन निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी नहीं होता है। तो ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। तो धुआं से भी कार्बन मोनोऑक्साइड ही फैलता है। तो दूसरे तरीके से यह सवाल पूछा जा सकता है, यह जहरीला गैस भी है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दम घुटने से इससे बीमारी आपको हो सकता है अगर ये धुआं में आपको गैस में छोड़ दिया जाए। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है कि पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधे के आधार में जाता है, यानी सीधा उसके आधार में, उसका जड़ में ही पानी जाता है, वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है, आप लोग से देखे होंगे इस तरह का पाइप बना होता है और पाइप में जो है ना पानी जाता है और यहाँ पर जो है उसमें जो पेड़ होता है, यहाँ पर पेड़ लगी होती है और पेड़ के सीधे जड़ में, यहाँ जड़ में इसका टिप टिप करके सिंचाई होती है। उसे कहते हैं टिप सिंचाई या ड्रिप सिंचाई, इसका नाम दिया गया है। तो ये बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा, उसे ड्रिप सिंचाई कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपकी किताब में दिया हुआ ये ईवीएस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पौधों में से कौन सा पौधा कीटों की जाल में फंसता है और खा जाता है? वह पौधा कीट को खा जाता है, चूहा हुआ भी गिर जाता है ना उसके जाल में, उसको भी खा जाता है, उसे कीट भक्षी पौधा भी कहते हैं। तो कीट भक्षी पौधा, इसमें अमर बेल नहीं होगा, सूरजमुखी भी नहीं होगा, कैक्टस तो होगा ही नहीं, घटपर्णी पौधा बिल्कुल सही होगा, जिसे कलश पौधा के नाम से भी जानाते हैं। कलश के तरीका से उसको वह बना होता है पत्ता का, और वह उसके अंदर जैसे ही कुछ फंसता है ऊपर से ढक्कन बंद हो जाता है और वह उसको भोजन के रूप में खा लेता है। तो यही उसे कीट भक्षी पौधा कहते हैं, घटपर्णी पौधा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना क्या कहलाता है? ये तो बहुत कॉमन सा सवाल है कि वर्षा के पानी को जब हम भविष्य के लिए संचित करते हैं तो वर्षा पानी का संचयन कहते हैं। संचयन मतलब होता है जमा करना कहते हैं। वर्षा पानी इकट्ठा करना निकलता, पानी के पंप करना निकलेगा, उत्खनन तो सवाल ही नहीं है। तो नंबर 4 बिल्कुल होगा, वर्षा के पानी का संचयन ही वर्षा के पानी को भविष्य के लिए संचित करना कहलाता है। तो आगे बढ़ जाते हैं, ये भी आपका ईवीएस में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं? तो मच्छर से होने वाला बीमारी के बारे में आप लोग जानते होंगे, क्या जानते हैं या नहीं जानते बताइए? मच्छर से होने वाला जो बीमारी होता है उसको तो आप लोग जानते होंगे ना। तो मच्छर से होने वाला जो बीमारी है उसमें आपका मलेरिया है, बिल्कुल सही है पहला। निमोनिया तो मच्छर के कारण नहीं होता है, ये तो सर्दी वाला रोग होता है जो बच्चों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, या पानी की जो गंदगी के कारण शायद ये रोग फैलता है। डेंगू होता है, बिल्कुल सही, डेंगू के बारे में आप लोग जानते होंगे। और चिकनगुनिया, ये चिकनगुनिया भी होता है, सबसे ज़्यादा दिल्ली एमसीआर में जो है ना सबसे ज़्यादा इस मच्छर देखा गया है, पटना में भी देखा गया है। तो ये चिकनगुनिया और मलेरिया और डेंगू ये मच्छरों से होने वाला रोग है। तो ACD बिल्कुल सही होगा, नंबर 3 आपका सही हो गया। अगर आप नहीं जानते हैं चिकनगुनिया के बारे में तो जरूर इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये भी गंदे पानी में मच्छरों के कारण फैलते हैं। चलिए आगे जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती है। यहाँ से पेडागोजी पूछना शुरू कर दिया, अब यहाँ से आपको पेडागोजी ऑफ EVS पूछा जा रहा है।
तो विद्यार्थी केंद्रित कक्षा यानी बाल केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती है, बिल्कुल सही बात है। निम्न में कौन सी इसी बात को प्रभावित करता है, कौन सा है जो इस बात को समर्थन करता है और प्रभावित करता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो शिक्षक निर्देश देता है, जहां बात निर्देशन के आ जाए ना काट दीजिए। शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ाता है, बिल्कुल ये गलत। पाठ्य पुस्तक पढ़ाने से कुछ नहीं होता है जी, वह तो पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो जाएगा शिक्षक, यहाँ बाल केंद्रित की बात हो रहा है। शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थितियां उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है। देखिए कितना अच्छा ऑप्शन आ रहा है, अवसर देना, ये सब पॉजिटिव बात होता है। जहां भी मिले एकदम आंख मूंद के टिक मारिए कि वे अवलोकन करे, खोज अन्वेषण सब इंपॉर्टेंट आ गया, और प्रश्न करे और प्रयोग करे, विभिन्न प्रतियों की समझ विकसित करे, बिल्कुल बिल्कुल सही है। आगे तो देखना ही नहीं है, इससे अच्छा ऑप्शन आगे मिलेगा ही नहीं। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन आपके सामने है कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार। ये कक्षा 5 के बुक में दिया हुआ है, तो आपको पढ़े होंगे तो जरूर पता होगा, नहीं पढ़े होंगे तो अंदाजा लगाइएगा तो कुछ सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर अंदाजा लगाने से सही नहीं होगा। फिर भी आप एक बार इस क्वेश्चन को देखकर अंदाजा लगाइए। एक शिक्षक आरिफ है, अपने छात्रों से जो खेल वह खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं। वह कक्षा 5 की एक अध्यापिका है, एक अध्याय है दीवार के उस पार। शिक्षक आरिफ बच्चा है, उससे कहता है तुम जो खेल खेलते हो उसका अनुभव साझा करो। तो निम्न में कौन सा उनके प्रयास को सबसे ज्यादा स्पष्ट करेगा। तो ये अगर आप पढ़े होंगे ना दीवार के उस पार में किसके बारे में चर्चा की गई है, तभी आप पढ़िएगा, समझिएगा। खेलों संबंधित नियम की समझ करना नहीं की गई है, खेलों संबंधी मूल्यों का विकास नहीं की गई है, कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे कि लड़के लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए एक समान अवसर और टीम भावना, यही सबसे अच्छा उदाहरण है। और इसी के बारे में वह स्पष्ट करने के लिए उससे क्या कहता है कि तुम अपने अनुभव को साझा करो, उसके माध्यम से उस चीज को या सभी को वह विकसित करने की कोशिश कर रहा है। व्यक्तिगत अनुभव की कोई बात नहीं है, तो यही आपका सही आंसर होगा। देखिए इस सब टाइप में अगर एक छोटा सा कॉमन सा ट्रिक अगर बताया जाए, हालांकि सब जगह फिट नहीं होता है लेकिन ज्यादातर जगह फिट हो जाता है, खास करके संस्कृत में फिट होता है कि जो लंबा ऑप्शन होता है ना वही आपको ज्यादातर सही होने की चांस होती है, क्योंकि लंबा ऑप्शन बनाने में हर बात को वह स्पष्ट समझाने की कोशिश करता है, तो वह लंबा ऑप्शन बन जाता है। तो वही ऑप्शन को आप लोग चूज कर दीजिएगा, सिंपल सा अपने आप बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है। ईवीएस की समझ के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। तो जब बात ईवीएस की करते हैं तो व्याख्यान विधि नहीं चलता है, तो कहीं भी नहीं चलता है ना। जग एवं मग विधि भी नहीं चलता है, जग और मग मतलब एक से दूसरे में डालने वाला, ऐसा नहीं चलता। चौक एवं टॉक विधि भी नहीं चलता है भाई। और जांच आधारित शिक्षण विधि चलता है, जो प्रयोग पर आधारित हो, अन्वेषण पर आधारित हो, खोज पर आधारित हो, परियोजनाकार पर आधारित हो, वैसे विधि ही ईवीएस की कक्षाओं में सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। आपको मिल गया होगा सही आंसर, सटीक आंसर आपको बताएंगे बिल्कुल ऑफिशियल आंसर के साथ। ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। ईवीएस की जो शिक्षण है उसमें क्षेत्रीय भ्रमण टूरिस्ट वाला है ना, भ्रमण करना, कहीं टूर जाना महत्वपूर्ण माना गया है। निम्न में कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है। कौन सा विकल्प जो है इस प्रकार के भ्रमण के लिए आपका सही होगा। तो इसको पढ़िए आप लोग और लगाइए। पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नजदीक किसी स्थान पर जाना, बिल्कुल सही लग रहा है। ये किसी दूर दराज परिचित स्थान नहीं, दूर दराज नहीं ले जाना है, आसपास ही कोई स्पेशल जगह है और उससे जोड़ करके आप उसको पढ़ा सकते हैं और उसको वहां ले जाकर के अच्छा से पढ़ा। नजदीक के किसी स्थान पर सिर्फ जाना नहीं होगा। या प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप आपको बता दिए ना, सबसे लंबा ऑप्शन जो होता है वही सही होता है ज्यादातर, मानिए। तो यही है पूर्व योजना, यानी पहले आप योजना बनाइए उसके जाने का, तब प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ और उसकी फीडबैक के साथ जो है ना स्कूल के नजदीकी किसी स्थान पर आप जा सकते हैं क्षेत्र भ्रमण के लिए। यही आपका सही और सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हैप्पी वाला क्लासेस होनी चाहिए, खुशगवार कक्षा होनी चाहिए। इस संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही होगा। देखिए कैसा कैसा सवाल पूछ रहा है, ये तो कॉमन सेंस वाला है। खुशगवार होना चाहिए यानी ऐसी क्लास बनाइए कि बोरिंग मत बनाइए, हंसी खसी वाला क्लास बनाइए, मतलब एक साथ दोनों के तरफ से कम्युनिकेशन होनी चाहिए, साझा क्लास होनी चाहिए। तो उस तरह की क्लास में बनाइएगा तो बच्चे को पढ़ने में मन लगता है। शिक्षक कक्षा में खुश रहते हैं और विद्यार्थी उनके निर्देशों का खुशी खुशी पालन करते हैं। ऐसा नहीं है, शिक्षक क्लास में खुश रहेगा और उसको निर्देशों का खुशी खुशी पालन करेगा।
है ना। तो ये नहीं होगा, उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। सख्त अनुशासन, ये तो सीधे से काट दीजिए। जहां बात सख्त अनुशासन, वहां तक खुशगवार कहाँ रहेगा कोई, सबके हिलने डुलने नहीं दीजिएगा, कोई भी हिलेगा नहीं। चूचा भी जरा सा भी क्या था फटाक सा फट्टा लगेगा। तो ऐसा क्लास में कौन बच्चा खुश रहेगा जी। अन्वेषण या अवलोकन, ये बिल्कुल अच्छा है। अवलोकन पर आधारित, अन्वेषण पर आधारित प्रश्न पूछने के लिए बच्चा को प्रोत्साहित कीजिए, अधिक से अधिक आप पूछ सकते हैं, जो भी मन में दुविधा है पूछिए। क्रियाकलाप और करके सीखने पर बल दीजिए कि तब बच्चा को बहुत खुश रहता है, उससे करता है बच्चा ना तो ज्यादा सीखता है। तो यही ऑप्शन द बेस्ट ऑप्शन है। बाकी को हमको पढ़ना ही नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए, एक्सप्लेनेशन का विचार विकसित करने के लिए वंश या वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। वंश या वृक्ष का उपकरण के रूप में, एक साधन के रूप में आप इसको लेकर के बच्चे में विश्लेषणात्मक विचार कैसे विकसित कीजिएगा। यह संयुक्त परिवार उसके संबंधों के बारे में है, इस तरह से कह के नहीं। यह केवल वाला तो काट ही दीजिए, या केवल वाला हम हमेशा बोले ना काट ही दिया कीजिए। तो ये अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में, बिल्कुल बिल्कुल सही होगा, यही बात है। तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आपको आंसर मिल गया बड़ा आसानी के साथ। जैसे ही गलत आंसर को छांटते हैं ना, आपको आंसर बड़ा आसानी से मिलता है। ईवीएस में आकलन का संकेतक है, ईवीएस में जो आकलन करते हैं वह इसका बेस्ट संकेतक कौन है। तो चर्चा करना बिल्कुल सही है। चर्चा करना, स्मरण करना, याद करना, कथन करना, सूची बनाना, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चर्चा करना, डिस्कशन करना ही ईवीएस में आकलन का सबसे अच्छा संकेतक है, सबसे अच्छा तरीका है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। और ये सामने रहा आपका क्वेश्चन, कक्षा 3 के विषय में मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा। तो मानचित्र अगर आपको पढ़ाना है, मैपिंग कॉन्सेप्ट आपको विकसित करना है बच्चे के अंदर, तो कौन सा क्रियाकलाप सबसे विकसित होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो बताइए जी। उनसे अपने घर को रेखा चित्र बनाने को कहेंगे। अच्छा, उनसे, इसमें सब ठीक है लेकिन सबसे बेस्ट चुनना है। उनसे उसके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने के लिए कहेंगे, हाँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने को कहेंगे, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उनसे अपने आस पड़ोस के रेखा चित्र बनाने के लिए कहेंगे, ये भी ठीक है। लेकिन सबसे उपयोगी और जो सटीक आंसर होगा वो होगा उनके घर से स्कूल आने का जो रास्ता रोज आता है ना, तो उसका मैपिंग में दिमाग में बन जाता है वो रास्ता, तो उसका वह अंकित कर सकता है, उसको वह बना सकता है। तो ये मानचित्रण के अंतर्गत ये क्रियाकलाप बेस्ट होगा कि आप एक बना के लाइए मैप, जो आप घर से स्कूल तक आते हैं क्या क्या देखते हैं, है ना, कौन सी पौधा, कौन सा घर, कैसा रास्ता, सारा बना के बच्चा ला सकता है सिंपल वे में। तो ये आपका सही और सटीक होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन। एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशु का उपथीम पढ़ाना है। देखिए पशु क्या का उपथीम है पशु, उसको पढ़ाना है। ये थीम नहीं उपथीम है, इस पर ध्यान दीजिएगा। निम्न में कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। कौन सी युक्ति, कौन सी तरीका सबसे उपयुक्त होगा पशु के बारे में, उपथीम के बारे में पढ़ाने का। तो विद्यार्थियों से कही कि वे जानवरों की सूची बनाए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, सूची बना लेने से क्या हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को जानवरों का नाम बताए कहिए, इससे भी उतना दिमाग डेवलपमेंट नहीं होगा, माइंड डेवलपमेंट नहीं होगा। विद्यार्थी चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाना, बिल्कुल बिल्कुल ये सही है। बच्चे को कहीं ले जा करके आप भ्रमण कर करके उसको अवलोकन से दिखा करके उसको जब सिखाते हैं ना, तो वह बहुत प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा, ये बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है। बच्चा को प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा आप सिखाते हैं। भ्रमण विधि द बेस्ट विधि, परियोजना विधि भी बेस्ट विधि माना जाता है ईवीएस के कक्ष में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, शायद ये क्वेश्चन आपका लास्ट है, नहीं लास्ट तो नहीं है। देखिए डॉक्टर ब्यूमोंट के प्रयोग के विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझने में सहायता करते हैं। डॉक्टर ब्यूमोंट के प्रयोग जो है वह विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझने में सहायता करते हैं। नीचे लिखे वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यह जो वैज्ञानिक विधि है, कौन सा विधि पहले होगा, कौन सा विधि बाद में होगा, उसको आपको एक तरह से अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो कीजिए व्यवस्थित जी आप लोग। पहले कौन आएगा सबसे पहले, इस सब क्वेश्चन को ना ऑप्शन से बनाइएगा तो बेहतर होगा। तो चलिए ऑप्शन की तरफ ही जाते हैं, ऑप्शन से बनाने की कोशिश कीजिए। ये देखिए 1 1 6 6, यानी पहले या तो 1 1 होगा, तो 1 वाला कौन है जी, परिणामों के अंकित रिकॉर्ड करना और निष्कर्ष निकालना। जहां बात निष्कर्ष निकालने का ना, तो ये तो अंतिम प्रावधान होता है, तो 1 तो लास्ट होना चाहिए ना, 1 वाला लास्ट में जहां है, तो 1 वाला लास्ट कहां है, देखिए तो पहले ऑप्शन का 1 का लास्ट में देखिए यही दोनों है। तो जब यही दोनों है तो इस दोनों को तो काट ही दीजिए। क्या ये दोनों कट गया, चलिए आसान हो गया। आप 6 6 तो होगा ही, यानी सॉरी 6 नंबर, तो 6 वाला तो पहले होगा, या 4 होगा या 3 होगा, यही देखना है आपको। तो 4 और 3 में से देखिए कौन सा होगा।
पहले 4 तो होगा ही, ये पहले 4 होगा या 3 होगा, 6 तो होगा, यानी परीक्षण करना ये तो होगा ही पहले, उसके बाद 4 होगा, अनुमान का परीक्षण करना होगा या प्रश्न पूछना होगा। तो परीक्षण तो बाद में नहीं कीजिएगा, पहले प्रश्न कीजिएगा तब ना परीक्षण कीजिएगा। तो नंबर 3 पहले होगा, यानी 6 होगा, 3 होगा और लास्ट में ... 1 होगा। तो यही जहां होगा वहीं आप टिक लगा दीजिए। इस तरह का क्वेश्चन इसी तरह बनाइए। तो 4 है, 4 है, लास्ट में 1 है, यही आपका सही और सटीक। नहीं 3 वाला बोले ना जी, तो आप लोग गलत, नहीं ये गलत होगा। 6 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 1 होगा, ये आपका 4 नंबर बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का सवाल काट करके आप बनाइएगा ना तो जल्दी आसानी से बनेगा, नहीं तो फिर उलझ जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है, बताइए। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी का उसे एक्सपीरियंस देना है तो कौन सी युक्ति ठीक? पक्षियों की प्रजाति संबंधी पुस्तकें लेख पढ़ने के लिए इतना नहीं होगा, पक्षियों के बारे में लघु चित्र दिखाने से नहीं हो जाएगा, पक्षी अवलोकन के लिए ले जाइएगा तो ये हो जाएगा, विलुप्त वाला कोई बात ही नहीं है। नंबर 3 बिल्कुल सही है, अभ्यारण्य ले जाइए, उसे दिखाइए, जैव विविधता पक्षियों के बारे में उसको समझ में आ जाएगा विभिन्न तरह का, जब पक्षी वह देखेगा तब। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन। आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है, उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उनकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करे। उसकी जो होनहार है यानी ज़्यादा टैलेंटेड बच्चा, प्रतिभाशाली बच्चा है, तो उनको लगता है उनके शिक्षक उनके जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करे, तो उसके लिए उसके शिक्षक को किस प्रकार के हस्तक्षेप करना चाहिए, किस तरह कदम उठाना चाहिए इसकी जिज्ञासा को शांति के लिए। उसे अतिरिक्त समय देना चाहिए, जो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे अधिक स्नेह देने से क्या हो जाएगा जी। उसे कक्षा नेतृत्व अतिरिक्त दायित्व देना चाहिए, नहीं, उसे कुछ विशिष्ट सामग्री, शिक्षण सामग्री का प्रयोग करके सिखाना चाहिए ताकि उसकी प्रतिभा का सम्मान मिल सके। तो ये आपका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है, बोलिए इसमें कौन पर्यावरण अध्ययन का भाग है। तो सामाजिक पर्यावरण अध्ययन में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण संबंधी मुद्दे, सरोकार सभी आ जाते हैं, तो यही आपका पर्यावरण अध्ययन का संपूर्ण भाग होगा, बाकी नहीं होगा, उतना इंपॉर्टेंट बाकी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। एक धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए अध्ययन सामग्री, पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधा मानी जाती है, यानी प्ले वे मेथड एक अच्छा विधि मानी जाती है, बिल्कुल सही। कौन सा कारक नाटक चुनने के सबसे उचित होगा, तो क्यों हम नाटक चुने, इसके पीछे का तर्क आपसे मांग रहा है, तो बताइए। पारंपरिक नाटकीय विद्या बालकों के विषय वस्तु से जोड़ने में सरल होती है, बिल्कुल सही होती है। पारस्परिक क्रिया के नाटक उसकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं, है ना, ये भी सही बात है। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए अभिनय पसंद है, ऐसा कोई बात नहीं। ए और बी बिल्कुल सही होगा, इसलिए 1 नंबर आपका सही और सटीक जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है, तो किसमें सहायता करती है जी, बताइए। पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकार को याद करने में बिल्कुल गलत हो जाएगा। पर्यावरण विषय के मुद्दों और सरोकार की व्याख्या करने में बिल्कुल गलत होगा। सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो गया और यही आपका सही हो गया। बाकी और ऑप्शन देखना चाहते हो देख लिए। पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों सरोकार प्रति प्रतिक्रिया देने में ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नंबर 3 ही आपका सही और सटीक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जवाब होगा। चलिए दूसरा, अब आगे नेक्स्ट लैंग्वेज आ गया है। लैंग्वेज तो आपको करवा ही रहे हैं, तो इसी तरह से आप लोग सारा क्वेश्चन बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मेरे चैनल का प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग,